पेज नंबर 101 निकाला, सबने ओपन किया? यस मैम। चैप्टर का नाम बताओ। यस मैम। चैप्टर का नेम जल्दी से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी इन इंडिया। मीनाक्षी आप बताओ, बाकी सब म्यूट करो, मीनाक्षी बोलेगी सिर्फ। Establishment of company rule in India. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। कंपनी किसको बोला गया यहाँ पे बताओगे? What do you mean by company? है कि जो कंपनी रूल हुआ था इंडिया में, एस्टेब्लिश ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, जब कंपनी रूल हुआ था, बना था इंडिया में। चलो म्यूट करो अपने आप को, मैं बता रही हूँ, सब म्यूट कर लो अपने आप को। कंपनी का बेटे यहाँ पर जो मतलब है, जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, अंग्रेज जिनको हम बोलते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं ना, अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज करके गए, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे बेटे, जो ब्रिटिशर्स आए थे सबसे पहले हमारे देश में ट्रेड करने के लिए आए थे। तो वो सबसे पहले जो आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पहले पुर्तगाली भी आए थे। हमने पीछे चैप्टर मॉडर्न पीरियड में पढ़ा था, पुर्तगाली आए थे, कई और देशों से भी, यूरोप की और कंट्री से भी, फ्रांस के लोग आए थे। ओके सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। जो मेन जो था बेटे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात की गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे ब्रिटिशर थे, वो ही हमारे देश के ऊपर 200 साल तक राज करके गए हैं। उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन आया, कैसे उन्होंने कॉन्क्रीट किया, हमारे देश के कौन कौन से हिस्से को सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया, फिर उससे आगे दूसरे हिस्से पे कैसा किया, क्या रीजन थे, क्या ऐसे उनको हमने अपनी, हमारी क्या वीकनेस थी, किस वजह से वो जो थे वो हमारे देश के ऊपर कंट्रोल करने के लायक हो गए। तो ये सब कुछ जो है वो हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी ने अपना रूल इंडिया में कैसे एस्टेब्लिश किया, कैसे स्थापित किया। अब देखो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन आया था हमारे देश में? वास्को डी गामा। कौन आया था बेटे? आवाज आ रही है? वास्को गामा। साथ के साथ म्यूट कर लिया करो, बोलने के बाद साथ के साथ म्यूट। वास्को डी गामा launched at Calicut in 1498 and marked the beginning of the European era in Indian history. कहते हैं वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की धरती के ऊपर पहला अपना पैर रखा था, यूरोप से आया था। उनके आने के बाद ही यूरोप का जो इरा है, बिगिनिंग ऑफ इरा ऑफ द यूरोपियन स्टार्ट इन इंडिया। उसके बाद और यूरोपियन कंट्रीज में भी आना शुरू कर दिया था। कहां पर वास्को डी गामा ने लैंड किया था? कैलिकट में, साउथ में है ये जगह कैलिकट। बाय द 16th century the Portuguese has established their colony in Goa। 16th century में कहते पुर्तगालियों ने अपनी कॉलोनी बनाई गोवा को। कॉलोनी होता है बेटे जब कोई बड़े देश के लोग, पावरफुल लोग जो है वो छोटी जगह को, छोटे देश को अपने व्यापार करने के लिए जगह बना लेते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉलोनी। तो सबसे पहले कहते पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी कॉलोनी बनाया। In the next century, India became a popular destination for a large number of European traders। उसके बाद कहते हैं बहुत सारे जो थे वो इंडिया जो था वो एक डेस्टिनेशन बन गया था यूरोपियन ट्रेडर के, यूरोपियन के व्यापारियों के लिए। एडवेंचरर्स एंड मिशनरीज फ्रॉम इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड। कहते कौन कौन से लोग आने शुरू हो गए थे ट्रेडर्स, व्यापार करने के लिए, एडवेंचर्स करने के लिए? मिशनरी कौन से थे? जो क्रिश्चियन धर्म को फैला रहे थे, क्रिश्चियन धर्म को स्प्रेड कर रहे थे। इंग्लैंड से, स्पेन से, फ्रांस से, हॉलैंड से उन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया था। ये उनके लिए एक डेस्टिनेशन बन गई थी कि हमें जो है वो इंडिया को अपने कब्जे में करना है, हम इंडिया के ऊपर राज करेंगे। द एज ऑफ इंपीरियलिज्म इन इंडिया बिगन विद द वीकनिंग एंड इवेंचुअली द डेस्टिनेशन ऑफ मुगल एम्पायर। कहते भारत में जो था वो, मेरी आवाज आ रही है बेटे? यस मैम। Yes ma'am. The age of imperialism in India began with the weakening and eventually the disintegration of Mughal Empire। कहते मेन जो अगर हम कहें कि इंपीरियलिज्म हमारे देश में कब शुरू हुई थी? जब मुगल अंपायर, मुगल राजा जो थे वो कमजोर पड़ गए थे। उनके खत्म होते ही, उनमें डिसइंटीग्रेटेड होते ही, उनमें फूट डलते ही, उनके कमजोर होते ही अंग्रेजों ने हमारे देश में
राज करना शुरू कर दिया था। द लैक ऑफ क्या रीजन थे बेटे? सबसे पहले तो हमने लेकर दिया, फर्स्ट पॉइंट जो देख लिया, वीकनिंग ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। सेकंड पॉइंट क्या बन गया आपका? द लैक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी लेड टू द emergence ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट दैट रिवोल्टेड अगेंस्ट द वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। कहते किस चीज की कमी थी? पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए एक राजा नहीं था, यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कि पूरे देश को कंट्रोल कर सके। देश जो था वो छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ था। कहती और क्या था? जो जितनी इंडिपेंडेंट स्टेट थी उन्होंने किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ जो था वो विरोध शुरू कर दिया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट बनता है थर्ड पॉइंट, दे वर द स्टेट्स पर कौन कौन सी स्टेट थी? बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर, जिन्होंने की औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट किया था। The Sikh, the Maratha and the Jat and Rajput also set up their own kingdom. जो सिख थे, मराठा थे, जाट थे, राजपूत थे, वो भी अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे। ये कारण थे कि हमारे देश में इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ। इंपीरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, अंग्रेजों का हमने जो था वो गुलामी की तरफ बढ़ते थे, उन लोगों ने हमें अपने साम्राज्य में, अपने समाज में मिलाना शुरू कर दिया था। ये क्वेश्चन आ जाते बेटे, व्हाट वाज द मेन रीजनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ इंपीरियलिज्म? क्या रीजन थे? क्या फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया आपका? द लैक ऑफ सेंट्रल स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी। सेकंड पॉइंट क्या बन गया? सम इंडिपेंडेंट स्टेट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, दे वर द बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर। और थर्ड बन गया द सिख, मराठा एंड द जाट, द राजपूत आल्सो सेट अप देयर ओन किंगडम। हो गया क्लियर बेटे? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, Again, please. देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हेन डिड द वास्को डी गामा लैंडेड? इसमें से बन गया ऑन विच प्लेस इन इंडिया ही लैंडेड, या हु लैंडेड फर्स्ट यूरोपियन ऑन द इंडिया एंड एट व्हाट प्लेस? इसमें से फर्स्ट पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन बन गए। सेकंड पैराग्राफ में से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द मेन रीजंस ऑफ द स्टार्टिंग द इंपीरियलिज्म सिस्टम इन इंडिया? क्या 3 कारण थे या क्या कारण थे कि इंपीरियलिज्म सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ? इसके मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। फर्स्ट, द लैक ऑफ सेंट्रल स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी। सेकंड पॉइंट बन गया, सम इंडिपेंडेंट स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट द वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। अगर वो एक नंबर में पूछ सकती हैं, नेम द रिवोल्टेड स्टेट हु रिवोल्ट अगेंस्ट द वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कौन कौन सी स्टेट थी? वो बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड मैसूर। थर्ड पॉइंट आपका बन गया, द सिख, मराठा, जाट एंड राजपूत आल्सो वांट टू सेट अप देयर ओन किंगडम। वो भी अपने किंगडम्स को सेटअप करना चाहते थे। ये 3 पॉइंट्स बन गया आपका एक क्वेश्चन। एक नंबर का ऊपर एक क्वेश्चन बन गया। इस पैराग्राफ में से आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख लो, साथ ही साथ आंसर के पॉइंट्स मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स बताए उनको कर लो। अगर आपको अब क्लियर नहीं हो रहा, वीडियो को दोबारा देखना और उसको अपनी बुक में नोट करना। ओके, एक बच्चा बोलिए ओके। Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट कर रहे हैं कंपनीज। म्यूट, साथ ही साथ अपने म्यूट को, अपने आप को म्यूट कर लो ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट हो। मैम सेकंड एंड फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी बेटे दोबारा देखना। अगर फिर भी आपको क्लियर ना हो तो अलग से मेरे को कॉल करके पूछ लेना। अब जो क्लास चल रही है बेटे प्लीज इसको कंटिन्यू, बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद आपकी क्लास प्रॉपर लग रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी। क्लियर है? अब आगे है हमारी ट्रेडिंग कंपनीज। ट्रेडिंग कंपनीज देखो कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार करने के लिए कंपनीज आई, क्या उनका मोटिव क्या था। मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। ज्यादातर कहते हैं जो ट्रेडिंग कंपनी थी उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाए थे? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया कौन सा होता है? समुद्र के किनारे। जहां पर क्यों कोस्टल एरिया के पास क्यों बनाया था? क्योंकि उनको ज्यादातर उस समय बेटे, उस समय हवाई जहाज तो चलते नहीं थे, ज्यादातर जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वाटरवेज के थ्रू होता था। वाटरवेज में आपके क्या क्या चलते थे? शिप यार्ड या फिर आपकी जो आपकी ये सारा चलता था। तो ये कहते जब आपका सामान आपको लोड करना है, अपलोड करना है या फिर लोड करना है तो कहाँ करना होगा? कोस्टल एरिया में जाकर करना होगा।
तो इसलिए जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी थी उन्होंने अपने जो सेंटर बनाए थे, ट्रेडिंग सेंटर बनाए थे, वो कोस्टल एरिया के पास बना दिए थे। ये समथिंग टू डू में आपका क्वेश्चन है, व्हाई वर द ट्रेडिंग कंपनी सेट अप देयर ट्रेड सेंटर नियर द कोस्टल एरियाज? क्या बनोगे इसका आंसर, क्या बोलोगे? बिकॉज लोडिंग एंड अपलोडिंग वर वेरी इजी, so they set their trade center near the coastal area. And second point, mostly trade was done by the waterways, so it was easy to control the trade near the coastal area, so they set up their trading center near the coastal areas. ट्रेडिंग सेंटर्स को क्या बोला जाता था? द ट्रेडिंग सेंटर वर कॉल्ड द फैक्ट्रीज। ट्रेडिंग सेंटर को उस समय क्या बोलते थे? फैक्ट्रीज बोलते थे। द प्लेस वेयर फैक्टर और ऑफिशियल वर्क, जहां पर ऑफिशियल और वर्कर्स मिलकर काम करते थे। ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्रीज? या व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द ट्रेडिंग सेंटर एट दैट टाइम? द अदर नेम ऑफ द ट्रेडिंग सेंटर वाज फैक्ट्रीज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री? फैक्ट्रीज मींस द प्लेस वेयर फैक्टर्स और ऑफिशियल वर्क, जहां पर ऑफिशियल और वर्कर्स मिलकर काम करते थे। Some of the factories were fortified as a safeguard from the rival trading companies. बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज को कहते हैं राइवल ट्रेडिंग कंपनी से बचाने के लिए उनको सेना के द्वारा चारों तरफ से घेरा जाता था। दे बोर्ड क्या करती थी बेटे? ये ट्रेडिंग कंपनीज क्या करती थी? दे बोर्ड स्पाइसेस, टेक्सटाइल, हैंडलूम्स, for dyeing and saltpeter, raw material for making gunpowder at cheap rate from India and sold them in Europe and America in high prices. कहते वो भारत की मार्केट से क्या खरीदते थे? मसाले खरीदते थे, कपड़ा खरीदते थे, कॉटन का कपड़ा, हैंडलूम्स वगैरह। इंडिगो, इंडिगो क्या होता है? नील। आजकल मम्मी नील देती है ना कपड़ों को, व्हाइट कपड़ों को नील दिया जाता है। तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो कॉटन के कपड़े बनते थे, व्हाइट कपड़े में शाइनिंग लाने के लिए इंडिगो की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी अमेरिका में और यूरोप कंट्रीज में। एंड साल्टपेटर, साल्टपेटर क्या होता है? गन पाउडर बनाने के लिए, गन के कारतूस बनाने के लिए ना बेटे साल्टपेटर का यूज होता था। तो आज रॉ मटेरियल इसको यूज करता था। ट्रेडिंग कंपनीज क्या करती थी? बहुत सस्ते दामों पर, बहुत चीप रेट से इंडिया से ये सामान खरीदती थी और यूरोप और अमेरिका में हाई प्राइसेस पर इसको सेल कर देती थी। The huge profit margin led to a competition among the foreign trading companies. इससे फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, बहुत ज्यादा मार्जिन था प्रॉफिट का। Eventually, the other trading companies had to go out to English and the French companies who remained the main rivals of India. मेन कहते कौन सी थी उस समय? दो कहती राइवल कंट्रीज थी, एक तो फ्रांस थी, दूसरी इंग्लिश थी। फ्रांस चाहती थी पूरे इंडिया के ऊपर मैं कंट्रोल करूं, और जैसे इंग्लिश ब्रिटेन चाहता था कि पूरे इंडिया के ऊपर उसका कंट्रोल हो। क्लियर हुआ बच्चे ये क्वेश्चन? ट्रेडिंग कंपनीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, कैसे स्टार्ट हुई? The history of the world has not witnessed a more amazing story than that of establishment of the British Empire in India. कहती पूरा इतिहास इस बात का गवाह है, बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो इंडिया में कैसे एस्टेब्लिश हुआ। It was not the result of deliberate effort but a series of episodes that finally led to political dominance of India by the East India Company. ये कहती एक दिन का रिजल्ट नहीं था, कोई आसानी से उन्होंने पूरे देश के ऊपर कब्जा नहीं किया था। एक सीरीज ऑफ एपिसोड है, यानी कि उन्होंने पहले साउथ का कुछ हिस्सा कब्जा किया, फिर उससे आगे बढ़े, फिर उससे आगे बढ़े, साउथ से ईस्ट की तरफ गए, ईस्ट से फिर वो वेस्ट की तरफ आए, नॉर्थ की तरफ गए। इस तरह से उन्होंने जो था वो कंट्रोल करना शुरू किया था। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डोमिनेंस थी, बहुत ज्यादा एपिसोड्स थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत एंड द 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट एट द फॉरवर्ड। कौन कौन से देखो उनके ट्रेडिंग सेंटर थे? सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप की सूरत में, और 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट थी उनकी। फोर्ट विलियम इन बंगाल, बंगाल में फोर्ट विलियम के नाम से था। फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास में सेंट जॉर्ज के नाम से था। एंड बॉम्बे कैस्टल, ये उनकी 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट थी। प्रेसिडेंसी होती थी, कैपिटल को बोलते थे, जैसे अब हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी प्रेसिडेंसी सेटअप की हुई थी। कौन कौन सी थी बेटे वो प्रेसिडेंसी? फोर्ट विलियम इन बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड बॉम्बे कैस्टल। They established friendly relation with the local princes to further their profit. उन्होंने कैसे शुरुआत की देखो, कैसे उन्होंने लोगों को लालच दिया, कैसे उन्होंने फ्रेंडशिप, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लोकल राजा के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। और क्या कर दिया, लोकल प्रिंसेस को लालच देना शुरू कर दिया, उनको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा।
The Indian rulers signed alliances to secure the help of the English military to settle their internal rivalries. दूसरा हमने देखा ना, जाट, सिख, मराठा सब अपना अपना राज स्थापित करना चाहते थे, हमने देखा ना बेटे। तो इंडियन रूलर्स ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, इंग्लिश मिलिट्री के साथ अलायंसेस क्या होता है बेटे, संधि, समझौता। उन्होंने उनके साथ समझौते की, क्यों समझौते किए कि जब हम अपने दुश्मन के साथ, पड़ोसी राज्य के साथ अगर लड़ाई लड़ेंगे या वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो इंग्लिश मिलिट्री जो है, ब्रिटेन की जो सेना है वो हमारी हेल्प करेगी। देखो क्या था, ये यूनिटी नहीं थी। इस पॉइंट से क्लियर हुआ, भारत के राजा आपस में लड़ते रहते थे, ये मेन पॉइंट था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर गए। क्या था, इंडियन रूलर जो थे आपस में लड़ते झगड़ते थे, इस वजह से उनको राज करना आसान हो गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, कहते उन्होंने देखा कि ये तो राजा आपस में लड़ते हैं, वो लालच देते थे हम आपकी मदद करेंगे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, फूट डालो और राज करो, यानी कि भारत के राजाओं को आपस में लड़ाओ, अगर वो लड़ेंगे, जितना वो लड़ेंगे उतनी उनकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होती जाएगी। उन्होंने पॉलिसी अपनाई डिवाइड एंड रूल। एज ए रिजल्ट द इंडियन प्रिंसेस बिकम मेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। कहते इसका क्या रिजल्ट निकला, धीरे धीरे भारत के जो सारे राजा थे वो क्या बन के रह गए, ब्रिटिशर्स के हाथ में एक पपेट। पपेट क्या होता है, कठपुतली। जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसा वैसा उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है बेटे हम हाउ ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इंपीरियल पावर। कहते जो हमने शुरू में भारतीय व्यापार करने आए थे, मसाले खरीदते थे, इंडिगो खरीदते थे, साइपीटर खरीदते थे, वो इतनी बड़ी इंपीरियल पावर कैसे बन गई हमारे देश में? अभी देखा ना हमने, राजा आपस में लड़ते थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। The real answer is that the East India Company became an imperial power to protect its trading interests from other European traders. It began as a trading company, look over political control and become the ruler of the entire India. सबसे पहले क्या की ईस्ट इंडिया कंपनी इंपीरियल पावर कैसे बनी? इसमें दूसरे जो ट्रेडिंग सेंटर थे ना, तो दूसरी ट्रेडिंग कंपनी की सबसे पहले तो इसने उन ट्रेडिंग कंपनीज को खत्म करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे इंडिया के ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल करना शुरू कर दिया। The aim of the company was to gain monopoly of the entire trade in the east. उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के ईस्ट में पूरा उनका ट्रेड के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए, उनकी मोनोपोली होता है एक आदमी का राज, एक कंपनी का राज। The company came into conflict with other foreign traders and hence कंपनी का कहते दूसरे फॉरेन ट्रेडर के साथ काफी झगड़े हुए। Built up it on military and administrative departments, कंपनी ने अपनी मिलिट्री बनानी शुरू कर दी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स बनाने कर शुरू कर दिए। It became strong, such a strong force that it took over the governance of Bengal, Madras and Bombay. कहते इसने कहाँ पर अपना राज स्थापित कर लिया सेना की मदद से, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। The trading company transformed into an auxiliary government and military power that ended only in 1858. कहते धीरे धीरे ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। मिलिट्री पावर जो थी वो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी। किसका राज शुरू हो गया था? ब्रिटिश एम्पायर का राज शुरू हो गया था 1858 में। 1858 तक जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत के ऊपर अपना राज करके गई। ये आपका क्वेश्चन है बेटे, हाउ कुड ए ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इंपीरियल पावर? 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये। मम्मी मीटिंग है, भेजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटे? यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। मैम आवाज नहीं यस आ रही। मैम। आवाज इससे पहले आ रही? मैम। यस मैम। ओके चलो इतना नहीं करेंगे। मम्मी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आज हम इतने मैं तो पूछो, टीचर इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे पूछो मेरे से।